गजा और लेबनान के बाद क्या अब अगली बारी यमन की है? हुसीज और इजराइल के दरमियान एक नई जंग का आगाज हो चुका है जिसमें दोनों अतराफ से रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यमन इजराइल का अगला निशाना होगा? सीरिया, लेबनान और गजा के बाद क्या हुसीज की इजराइल के हाथों शामत आने वाली है या हुसीज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बैनर तले इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार हैं? आज से थोड़े दिन पहले हमने ईरान के सुप्रीम लीडर का एक बयान देखा था जिसमें उन्होंने इजराइल को वार्न किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम समझ रहे हो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को शिकस्त हुई है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा कमबैक करेगा कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। और हुसीज के इजराइल के अंदर लेटेस्ट हमलों को देखकर लग रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक नई जान आई है। इस हवाले से हमने देखा है कि हुसीज ने इजराइल के मल्टीपल शहरों पर अटैक्स किए, मिसाइल अटैक्स। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला होने के बावजूद उन्होंने अपने अहदाफ को सक्सेसफुली निशाना बनाया है। इजराइल का जो मेन सिटी है तेल अवीव, उसके जफा के एरिया में हुसीज ने एक मिसाइल दागा था जिसको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और इसमें 14 बंदे जख्मी हुए थे इजराइल के। उसके बाद हमने देखा कि यूके, यूएस और इजराइल की जानिब से हुसीज को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया गया है। यूके और यूएस ने अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स को रिज्यूम किया और यमन के अंदर हुसीज के की एरियाज को निशाना बनाया गया है। अभी हम बात करेंगे इजराइल के लेटेस्ट अटैक के हवाले से जो उसने यमन के अंदर किया और हुसीज के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं सना सिटी के आसपास, वहां पर उन्होंने डिफरेंट साइट्स को निशाना बनाया है। इजराइल ने अपने लेटेस्ट अटैक में सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया है जिसके नतीजे में तकरीबन 6 लोग मारे गए हैं। और मामला इस कदर एस्केलेट हो चुके हैं कि यूएन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो उस वक्त उस एरिया में मौजूद थे और उस एयरपोर्ट से वो फ्लाइट लेने वाले थे और बाल बाल बचत हुई है उनकी। इजराइल की इन एयर स्ट्राइक्स में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। इसके अलावा जो पावर स्टेशंस हैं यमन के, उनको भी निशाना बनाया है। हुदैदा एयरपोर्ट पर हुसीज के की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है इजरायली एयर स्ट्राइक्स की जानिब से। इसके अलावा रासुल कनातिब और हिजाज में पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है। इजराइल की इन खौफनाक एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में तकरीबन 6 लोगों की मौत वाक़या हुई है। इसके अलावा 40 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस हमलों के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल अपना काम करता रहेगा और उन्होंने धमकी लगाई है यमन को कि अब अगला निशाना ये होंगे। उन्होंने क्लेम किया है कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है, हमने गजा के अंदर हमास का सफाया कर दिया है, हमने सीरिया में बशार अल असद का रजीम टॉपल करवा दिया है और अब नेक्स्ट टारगेट हमारा हुसीज होंगे और यमन अब नेक्स्ट बैटल ग्राउंड बन सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू को इस हवाले से कंजर्वेटिव क्वार्टर्स की जानिब से काफी पजीराई का सामना है कि वो अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ा डेंट डाला है इन्होंने। जिस तरह इन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के टॉप जनरल्स और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया है सीरिया और लेबनान में, वो हम सब ने देखा है और इस तरह क्लियरली ईरान बैकफुट पर आया है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का यह दावा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा कमबैक करेगा कि ये सब देखते रह जाएंगे और अभी भी हुसीज की जानिब से हमले जारी हैं। हुसीज के हवाले से अमेरिका ये इल्जाम लगाता है कि ईरान इनको सारी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि हुसीज का ये दावा है कि ये सारी हमारी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। हम उनसे मशवरा तो ले सकते हैं लेकिन हम जो भी कार्रवाइयां करते हैं वो अपनी ओन पर करते हैं। अभी हम वीडियो के अगले पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे यमन का पूरा जो लैंडस्केप है, क्या चांसेस हैं कि अब ये हुसीज को टारगेट करेंगे सीरिया में जिस तरह बशार अल असद के रजीम को इन्होंने टॉपल किया है। तो क्या अगला हदफ इनका हुसीज हो सकते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियरली हुसीज को अब ये इशारा दिया है कि नेक्स्ट टारगेट वो होंगे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इस ईवल ब्रांच को हम काट कर ही दम लेंगे। इजराइल की इन एयर स्ट्राइक्स के बाद हुसीज ने मजीद हमले किए हैं इजराइल की जानिब और इजराइल के तेल अवीव के कमर्शियल एरिया में एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि हमने सक्सेसफुली इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस में ताखीर हुई थी।
हुसीस का कहना है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के अलावा हमने इजराइल की तरफ बड़ी तादाद में ड्रोन्स फायर किए हैं। इसके अलावा अरेबियन सी में इनसे रिलेटेड एक शिप को निशाना बनाया है। अब आते हैं यमन की तरफ। क्या इजराइल का अगला निशाना यमन होगा और क्या यमन के अंदर हुसीस के कंट्रोल को चैलेंज करना इजराइल के लिए बहुत आसान होगा? ये बात तो क्लियर है कि सीरिया में बशारुल असद रजीम के गिरने के बाद अब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मुखालिफ फोर्सेस हैं इस पूरे रीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्बोल्डन हुई हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है कि हम अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को शिकस्त दे सकते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ईरान और ईरान का पासदाराने इनकलाब सपोर्ट करता है। ईरान की IRGC जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, जो उनके सारे स्ट्रेटेजिक फैसले करती है ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मिलकर मुशावरत से। तो इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह वक्ती तौर पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ा धचका लगा है फ़लस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर। और अब इजराइल डिस्कस कर रहा है अमेरिका से कि हुसीस का भी बंदोबस्त किया जाए और इनके मामलात को भी हतमी नतीजे तक पहुंचाया जाए। इन पर भी ऐसी कारी ज़रब लगाई जाए कि ये दोबारा मिसाइल दागने जोगे ना रहें। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इजराइल यूके और यूएस के साथ मिलकर स्ट्राइक्स में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा भी अगर हम यमन के लैंडस्केप पर नज़र डालें तो हुसीस के अलावा भी बहुत से ग्रुप हैं जो इनके मुखालिफ हैं और यमन के अंदर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो भी हुसीस की नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा था कि यूएन की तरफ से जो मुज़ाकरात करवाए जा रहे थे हुसीस और गवर्नमेंट फोर्सेस के दरमियान, वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे और बहुत सी रोड्स को ओपन किया गया था यमन के अंदर। तैज़ रोड की ओपनिंग ने बहुत सी उम्मीदों को जन्म दिया था कि यमन के अंदर हालात अब मज़ीद बेहतर होंगे। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी इनसे बातचीत कर रहा है और एक फाइनल डील करने को तैयार है। लेकिन जब से ये 7 अक्टूबर वाला मामला हुआ है, फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हुआ है, उसकी वजह से चीज़ें फिर चेंज हो गई हैं। सऊदी अरब पर काफ़ी प्रेशर है इजराइल और अमेरिका का कि इनको ना तस्लीम करें, इनसे बातचीत मत करें। जबकि सऊदिया नए नए महाज नहीं खोलना चाहता। सऊदिया ने बहुत ज़्यादा बमबारी की थी हुसीस पर 2015-16 में, लेकिन वो उनको गिराने में नाकामयाब रहे। तो इसलिए उन्होंने फाइनली 2021-22 में सोचा था कि अब हम इनसे पीस डील करेंगे। तो वो 1-1.5 साल से जो कोशिशें चल रही थी उनमें फिलहाल एक ब्रेक लगा हुआ है। सऊदी अरब ने जब ईरान से हाथ मिलाया था उसके बाद ही इनकी हुसीस के साथ भी पीस निगोशिएशंस का आगाज हुआ था और वो अभी तक वहीं पर खड़ी हैं। उसमें अभी कोई एस्केलेशन नहीं आई। हुसीस ने बीच में सऊदी अरब को भी बहुत दफा वार्न किया है कि आपने यूएस की बात नहीं माननी, नहीं तो फिर हम आपके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। आपकी जो गैस पाइपलाइंस हैं, ऑयल की जो सारी लाइंस हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। तो सऊदी अरब बड़ा डर रहा है। सऊदी अरब के अपने एम्बिशंस है 2030 के तहत। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाना है। तो वो ये नहीं चाहते कि हमारा इनसे कोई पंगा हो हुसी से, ना वो चाहते हैं कि हमारा इजराइल से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ना वो चाहते हैं हमारा साउथ में यमन के साथ कोई मसला हो। तो इसलिए वो अब उनसे नहीं कोई जंग मोल लेना चाहते। उन्होंने बार बार उनको भी यकीन दहानी कराई है कि नहीं करेंगे हम। यूनाइटेड नेशंस की एक कांस्टेंट प्रेजेंस है यमन के अंदर जो कि चाह रही है कि मुज़ाकरात फाइनलाइज हो जाएं और डिफरेंट जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला लें, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो चुका है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और हजारों अफराद की जान जा चुकी है। और बिल्कुल सीरिया की तरह डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पार्टीज का कंट्रोल है और जिस जगह पर एक पार्टी का कंट्रोल है वहां पर बी पार्टी का बंदा नहीं जा सकता, वहां एंटर भी नहीं हो सकता। तो पिछले दिनों हमने देखा था 2-3 रोड्स ओपन हुई थी। एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि ये प्रोसेस आगे चलेगा। लेकिन अब यहां पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मुखालिफ ग्रुप्स देख रहे हैं कि किस तरह इनको शिकस्त हो रही है और वो अब एक मौका समझ रहे हैं, इवन यमन के अंदर भी। लेकिन यमन के अंदर बात करें थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है और वो ये कैपिटल सिटी सना और उसके आसपास जो पूरा रीजन है उसको हुसीस कंट्रोल करते हैं। और वहां पर जो ट्राइबल बेल्ट है, जो कबायली सरदार है, वो भी हुसीस के साथ हैं। तो बहुत मुश्किल है इस इलाके में इनके कंट्रोल को चैलेंज करना। जो ईस्ट का इलाका है वो तो बिल्कुल ही एक ओपन बैटल फील्ड है। वहां पर किसी का कोई खास कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट फोर्सेस का भी कंट्रोल नहीं है। वहां पर दाइश की भी प्रेजेंस है, वहां पर दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस है और वो है भी बहुत ज्यादा सहराई इलाका, वो ज्यादा मैटर भी नहीं करता। ये जो समंदर के आसपास इलाके हैं, रेड सी के पास, इन एरियाज पर हुसीस का कंट्रोल है। बाबुल मंडब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ आइडन, इन एरियाज को हुसीस कंट्रोल करते हैं। लेकिन हुसीस के जो सपोर्टर्स हैं वो भी ये समझते हैं कि यहाँ पर जो एंटी अंसारुल्लाह ग्रुप्स हैं
उनको एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है सीरिया में बशारुल असद के कोलैप्स के बाद कि हम हुसीस को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि यहाँ CIA और मोसाद किस तरह अपना किरदार अदा करती है, और आई थिंक सऊदी अरब भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सऊदी अरब ने अभी तक तो इनको ना की हुई है अमेरिका वगैरह को कि भाई हमने इनसे एक नई जंग का आगाज नहीं करना। हुसी वैसे तो एक सख्त जान और जंगजू कौम समझी जाती है और उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नई जंग का आगाज होता है या नहीं होता, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और उनकी वॉर स्ट्रेटजी ने भी उनको यमन के अंदर फोर्टिफाई होने में काफी मदद दी है। उन्होंने जिस तरह अलायंसेस बनाए हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ, और यमन के लोगों ने जिस तरह उनकी कार्रवाइयाँ देखी हैं फ़लस्तीन के हक में कि वो उन्होंने इजराइल के साथ पंगा लिया है, अमेरिका के साथ पंगा लिया है, तो यमन के अंदर बहुत से जो एंटी हुसी ग्रुप्स भी थे उन्होंने भी इनकी सफ़ों को ज्वाइन किया है। और दूसरी फिर ईरान की सपोर्ट, और एक रिपोर्ट तो हमने ये भी देखी थी कि बहुत से हिजबुल्लाह के फाइटर्स इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं, इनके साथ जंग में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, ज़मीनी हकायक की बात करें, तो वो हुसीस के खिलाफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह हमने देखा था सीरिया के अंदर किस तरह हयात तहरीरुल शाम ने इनकी फोर्सेस को मात दी, और बशारुल असद की अपनी आर्मी के मोराल डाउन हो चुके थे, वो खुद उनके साथ नहीं रहना चाहती थी एक बहुत बड़ी तादाद में जो फोर्सेस थी, क्योंकि जब आपकी फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाए तो वो लड़ने के काबिल नहीं रहती, दुश्मन उसको इजीली हरा सकता है। हुसीस के केस में ये है कि अंसारुल्लाह का अपना जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है, और ट्राइबल लीडर्स की सपोर्ट और ग्राउंड सिचुएशन, और यहाँ पर एक टफ टेरेन है जो इनको एक एज प्रोवाइड करती है। सीरिया की तरह मैदानी इलाके नहीं है, और अंसारुल्लाह ने अपने खिलाफ होने वाली कई जंगी मुहिमात को शिकस्त दी हुई है, चाहे वो सऊदी अरब की जानिब से हो या यमन के अंदर की कोई कैंपेन हो। इसीलिए आप यमन का लैंडस्केप देखते हुए कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन हुसीस के हक में नजर आती है और उनको हराना काफ़ी मुश्किल है। यमन के अंदर ये सबसे मजबूत ग्रुप है जिसके पास सबसे ज़्यादा असलहा और सबसे बड़ी मैन पावर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यमन की जो ऑफिशियल हुकूमत है, क्या वो अपने इंटरनेशनल एलाइज के साथ मिलकर इनको चैलेंज कर पाएगी? यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि CIA और मोसाद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सऊदी अरब और UAE सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अंदर पेनिट्रेट करके इनके खिलाफ कोई मुज़ाहमत तैयार की जा सकती है, और यहाँ पर इनको डिफरेंट ट्राइबल लीडर्स को भी खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि अंसारुल्लाह का अपना जो मीडिया है वो भी बड़ा तगड़ा है और उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और यमन में जितने लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं वो इनके इस नैरेटिव की वजह से सपोर्ट करते हैं कि ये बातिल कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और फ़लस्तीन के सेवियर्स हैं। आप देखें ना, इन्होंने किस तरह रेड सी के अंदर डिफरेंट कार्रवाइयाँ करके पूरी इंटरनेशनल ट्रेड को हिलाकर रख दिया है, और अब डिफरेंट शिपिंग कंपनीज दूसरे इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को लेने पर मजबूर हैं। हुसीस की रशिया से भी बातचीत चल रही है कि वो इनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करे। यमन का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो अभी काफ़ी हद तक काम है और पीसफुल है, लेकिन हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। जैसे सीरिया का हमने देखा था, एक साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बशारुल असद के खिलाफ इतनी बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स उभर कर सामने आएगी और उसकी गवर्नमेंट को उड़ा कर रख देगी। फिलहाल हुसीस के खिलाफ ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो काफ़ी हद तक इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डेंट कर सकती हैं। तो उस मैदान में ये जो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर ये इनको शिकस्त दे सकते हैं, और वहाँ पर फिर ईरान का असल इम्तिहान होगा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इस ब्रांच को वो किस तरह सिक्योर करते हैं। लेबनान और सीरिया में तो ईरान को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। यमन है ईरान का अगला इम्तिहान, और ना सिर्फ ईरान का बल्कि अंसारुल्लाह का भी। सीरिया के जाने के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक की रूट इनके हाथ से निकल चुका है, जो ईरान, इराक और लेबनान के दरमियान वेपन ट्रांसफ़र के लिए एक प्लेटफॉर्म था। अब देखना यह है कि यमन का फ्यूचर किस तरह होता है। हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रखी हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इजराइल का अगला हदफ यमन होगा? क्या CIA और मोसाद सक्सेसफुली यमन के अंदर हुसीस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगी, या इस जगह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बड़ा ज़बरदस्त कमबैक करने के लिए तैयार है? अंसारुल्लाह का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, डिफीटेड या विक्टोरियस? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।